वेलकम बैक टू माय चैनल जेवी एंड जेवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेसन में बीएफएम के मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 21 जो कि बेस्ड है बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल, इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपने मेरा जो इसके थ्योरी बेस्ड टॉपिक है उसे एक बार देखा होगा, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने थ्योरेटिकल आस्पेक्ट को समझाया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर एमसीक्यू सेशन से जितने भी तरह के एमसीक्यू पॉसिबल हैं इस चैप्टर से, हम लोग चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, सभी के सभी को देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बुक को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवाइज कीजिए। यदि आपका कुछ छूटा भी रहेगा, कुछ आपने नॉन इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया होगा, तो वो भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि सिस्टमिक रिस्क इज अ रिस्क ऑफ, ऑप्शन ए फेलियर ऑफ अ बैंक विच इज नॉट एडहेरिंग टू रेगुलेशन, ऑप्शन बी फेलियर ऑफ टू बैंक साइमल्टेनियसली ड्यू टू बैंक्रप्सी ऑफ वन बैंक, ऑप्शन सी फेलियर ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी वेयर अ ग्रुप ऑफ बैंक फेल ड्यू टू कॉन्टेंगियन इफेक्ट। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेलियर ऑफ इंटायर सिस्टम ऑफ बैंक। देखिए, आपके बुक में लिखा हुआ है कि यदि ए बैंक फेल होगा तो बी जो है ह्यूज लॉस होगा ट्रांजैक्शन के साथ जो ए के साथ है, ठीक है। फिर बी बैंक सी है, उसका आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है ए और बी का, वो भी लॉस होगा। तो एक के कारण सभी के सभी में लॉस आने लगते हैं, तो ये हमारा सिस्टमिक रिस्क होता है। इस प्रकार से पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम ही फेल कर जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। रिपल इफेक्ट इसे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? रिपल इफेक्ट। चलिए, तो देख सकते हैं कि हम लोग एक जो भी एमसीक्यू करेंगे उससे रिलेटेड जो भी बुक में कंसेप्ट दिए गए हैं उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द कुक्स रेशियो इज अ मेजर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुक्स रेशियो जो है किसका मेजर है? ऑप्शन ए मेजर ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर, ऑप्शन बी अ मेरिट ऑफ कैपिटल रिलेशन टू रिस्क, ऑप्शन सी a measure of risk weight asset covering credit exposure, ऑप्शन डी a measure of risk in off balance sheet item। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, a measure of risk weighted asset covering credit exposure। तो देख सकते हैं कुक्स रेशियो जो है बेसिल का एक और था 1988 का। तो दोस्तों, कुक्स रेशियो के बारे में क्या आपको जानना है कि इसके अंदर हम लोग ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम दोनों को कंसीडर करते हैं, और इसका यूज करते हैं हम लोग बैंक के रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन कैलकुलेटिंग द कुक्स रेशियो डैश आइटम्स आर कंसिडर्ड, ए ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, बी ऑन बैलेंस शीट, बी सी ऑफ बैलेंस शीट आइटम, डी नन ऑफ द अबव। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कुक्स रेशियो में दोनों आइटम को कंसिडर करता है, जो ऑन बैलेंस शीट होता है और जो ऑफ बैलेंस शीट होता है, इन दोनों को। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इससे एक न्यूमेरिकल पूछा जाए, तो आप लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जरूर कर लें कुक्स रेशियो पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया द बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और सी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो ऑफ, ऑप्शन ए 6% ऑफ RWA, ऑप्शन बी 8% ऑफ RWA, ऑप्शन सी 9% ऑफ RWA, ऑप्शन डी 10% ऑफ RWA। तो दोस्तों बताइए, भारत में CRAR कितना मेंटेन करना है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 9%। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम 9% CRAR, ठीक है। और बेसल का था 8%, जो कि इंटरनेशनल बैंक के लिए है, और हमारे भारतीय बैंक के लिए कितना है? 9% CRAR है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एलिजिबल टोटल कैपिटल आपका नंबरेटर में है और डिनोमिनेटर में बेसिकली RWA है। तो दोस्तों, डिनोमिनेटर में RWA क्रेडिट रिस्क है, RWA मार्केट रिस्क है और RWA ऑपरेशनल रिस्क है। तो बेसिकली इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये क्या देगा हमें? ऑप्शन ए कर रहा है टोटल CRAR देगा, ऑप्शन बी कर रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देगा, ऑप्शन सी कर रहा है टायर 1 CRAR देगा, और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ दिस देगा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका टोटल CRAR। तो टोटल CRAR निकालने के लिए आपको यही करना है। तो देख सकते हैं आप MCQ से चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आपको यदि टोटल CRAR किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में निकालना हो तो आपको नंबरेटर में टोटल कैपिटल फंड को लिखना है और डिनोमिनेटर में सभी RWA को जोड़ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। PNCPSR A in the nature of capital and qualifies for Tier 2 capital, B it is debt and qualified for Tier 1 capital, C it is debt and qualified for Tier 2 capital, और D कर रहा है in the near future of capital and qualified for Tier 1 capital। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, Tier 1 में क्या क्या आता है मैं बता दूं। पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स, फिर इनोवेटिव IPDI जिसे हम लोग IPD इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, फिर PNCPS। देखिए, PNCPS जो है वो Tier 1 कैपिटल का पार्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट लेस इंटेलिजेंट एसेट एंड लॉसेस, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है कितना परसेंट डिस्काउंट पे? 55% डिस्काउंट पे। ये हमारा Tier 1 का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज PNCPS? फुल फॉर्म बताना है। परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रीफर्ड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रायोरिटी नॉन क्रेडिट परचेज सिस्टम, प्राइमरी नॉवल कैश परचेज सिस्टम। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ Tier 1 कैपिटल? ए
पेड अप इक्विटी कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व इफ एनी. बी, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एसेट. सी, इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन टायर 1 कैपिटल विच कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायर्स. और ऑप्शन डी कर रहा है परपेचुअल कम्युलेटिव नॉन प्रेफरेंस शेयर विच कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने ऊपर टायर 1 कैपिटल का कंपोनेंट देखा है. आप जरा देखिए, मिलाइए, तो पेड अप इक्विटी कैपिटल आएगा, फिर सरप्लस वाला आएगा, फिर आपका PNCPS आएगा, फिर IPDI आएगा. तो ऑप्शन ABCD सब आएगा. इसीलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑल द अबव. आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. द इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपर टायर 2 कैपिटल इज और आर. अब देखिए, अपर टायर 2 कैपिटल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्वालिफाई नहीं होता है. तो आपके बुक में अपर टायर 2 के बारे में डिटेल लिखा हुआ है. ए कर रहा है PCPS, बी कर रहा है RNCPS, सी कर रहा है PNCPS, डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव. तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका PNCPS. तो देखिए क्या क्या आता है, RNCPS, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है. अपर टायर 2 में आपका PCPS आएगा, RNCPS आएगा, RCPS आएगा, ठीक है, लेकिन PNCPS नहीं आता है अपर टायर 2 में, क्योंकि PNCPS हमारा टायर 1 का पार्ट है. अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है. चलिए आगे देखते हैं. एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. कॉमन शेयर दे रखा है 750 करोड़, स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखा है 350 करोड़, फ्री रिजर्व दे रखा है 300 करोड़, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व दे रखा है 450 करोड़, डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है 350 करोड़, PNCPS 100 करोड़, PDI 100 करोड़, परपेचुअल कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर PCPS 100 करोड़, RNCPS दे रखा है 100 करोड़, ठीक है. और देखिए ये सब डाटा दिया हुआ है. तो हमसे टायर 1 कैपिटल पूछा गया है. तो दोस्तों टायर 1 कैपिटल निकालना है आपको. तो इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व तो दिया नहीं हुआ है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का कोई झंझट ही नहीं है. तो बताइए क्या होगा. तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी. आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए. देखिए कॉमन शेयर जो कि 750 है वो लेंगे, उसके बाद SR क्या है अपना स्टैट्यूटरी रिजर्व वो लेंगे, फिर फ्री रिजर्व है 300 करोड़ वो लेंगे, PNCPS 100 है वो लेंगे, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट 100 लेंगे. इससे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1600. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास जितने डाटा दी गई हैं इनमें से किसे हमें टायर 1 के लिए लेना है. क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कि टायर 1 में कौन कौन सा कंपोनेंट हमें लेना है और किसे हमें छोड़ना है. ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आपको टायर 1 के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके बाद से यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पे मैंने जितने भी टिक मार्क कर रखे हैं ये सभी के सभी हमारे टायर 1 के पार्ट्स हैं. इसी कंसेप्ट का यूज करके ये पार्टिकुलर क्वेश्चन बनेगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. डैश इज द रिस्क दैट डिफॉल्ट बाय वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट दैट लीड टू डिफॉल्ट बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. ए सिस्टमिक रिस्क, बी सिस्टमैटिक रिस्क, सी का है सिस्टमैटिक रिस्क, डी का है नन ऑफ द. तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो रिस्क होता है वो टाइप होता है सिस्टमिक रिस्क का. तो ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टायर 1 कैपिटल. टायर 1 कैपिटल में क्या नहीं आता है. डिस्क्लोज रिजर्व, अनडिस्क्लोज रिजर्व, इक्विटी, बोथ ए एंड सी. तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका अनडिस्क्लोज रिजर्व. देखिए यहाँ लिखा हुआ है टायर 1 कैपिटल में आपका शेयर कैपिटल आएगा, डिस्क्लोज रिजर्व आएगा, और ये बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है क्योंकि ये फुल्ली अवेलेबल है लॉस को कवर करने के लिए. ठीक है, तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है कि अनडिस्क्लोज रिजर्व जो है हमारा टायर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं होता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टायर 2 कैपिटल. डिस्क्लोज रिजर्व, अनडिस्क्लोज रिजर्व, इक्विटी, बोथ ए एंड सी. तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि जो डिस्क्लोज रिजर्व होता है और जो इक्विटी होता है वो हमारा टायर 1 का पार्ट होता है, टायर 2 का नहीं होता है. तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड सी. तो आप देख सकते हैं टायर 2 में क्या क्या आता है. टायर 2 में आता है आपका रिडेमेबल क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर RCPS, RNCPS, PCPS. देखिए PNCPS नहीं आएगा, PCPS आएगा. फिर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व अप टू 1 to 1.25% ऑफ RWA, और हाइब्रिड डेप्ट आएगा, सबऑर्डिनेट डेप्ट आएगा. इसका लिमिट है 50% ऑफ टायर 1 कैपिटल. ये सब हमारे टायर 2 कैपिटल के पार्ट्स हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक और न्यूमेरिकल अपने सामने है. XYZ के बैंक के पास डाटा दिया गया है 31 मार्च 2019 का. इक्विटी कैपिटल दिया रखा है, SR दे रखा है, PNCPS दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है, PCPS दे रखा है, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व दे रखा है, स्टॉक सरप्लस एलिजिबल फॉर एडिशनल टायर 1 कैपिटल दे रखा है, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व दे रखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, फॉरेक्स ट्रांसलेशन दे रखा है. देखिए सर इतना डाटा आपको दिया हुआ है. आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिस्क वेट एसेट भी दे रखा है आपको 20 कितना है 2 लाख करोड़. ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज एलिजिबल CET1 कैपिटल. देखिए दोस्तों सब कुछ क्लियर रखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है. तो CET1 में क्या क्या आता है बताइए. तो CET1 में इक्विटी कैपिटल आएगा, SR आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, अदर डिस्क्लोजर आएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व का 55% डिस्काउंट यानी 45% आएगा, और फॉरेस्ट ट्रांसलेशन का 25%. ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट ट्रांसलेशन में हम लोग 75% डिस्काउंट देते हैं, तो 25% हम लोग लेंगे. तो आपको डाटा पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 13,065. इसे आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आंसर मिलना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, यानी 13,065. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल एडिशनल टायर 1 कैपिटल विच कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल फंड. तो कैपिटल फंड में एडिशनल 81 कितना इंक्लूड कर सकते हैं वो अमाउंट बताना है आपको.
तो दोस्तों 81 में अपना क्या क्या आता है वो देखिए, यहाँ पे PNCPS आएगा और स्टॉक सरप्लस एलिजिबल फॉर एडिशनल टायर 1 कैपिटल आएगा। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको PNCPS दे रखा है 4000 और एडिशनल स्टॉक सरप्लस एलिजिबल फॉर एडिशनल टायर 1 कैपिटल दे रखा है आपको 500। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 4500 आंसर आ जाएगा अपना 81 का। चलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टायर 2 कैपिटल विच कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल फंड। तो टायर 2 कैपिटल का क्या अमाउंट है जिसे कैपिटल फंड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो टायर 2 कैपिटल में PCPS आएगा, फिर जनरल लॉस रिजर्व आएगा जो कि मैक्सिमम है 1.25% ऑफ RWA अपना 2 लाख। ठीक है, तो इसका 1.25% निकालेगा तो 2500 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप PCPS और जनरल लॉस रिजर्व को जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4500। व्हाट इज टोटल अमाउंट एलिजिबल कैपिटल फंड। तो एलिजिबल कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या करना है कि CET1 ले लीजिए, एडिशनल टायर 1 ले लीजिए और टायर 2 ले लीजिए, तो तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने CET1 निकाला था तो PNCPS नहीं लिया था, क्योंकि PNCPS जो होता है वो 81 का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे, CET1 को, एडिशनल टायर 1 को और हम लोग जो हमारा ये टायर 2 है उसे जोड़ देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि टोटल कैपिटल फंड कितना है, तो वो मिलेगा हमें 22,065। ठीक है, तो देख सकते हैं कि पहले वाले डाटा को कैसे हमें यूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज CET1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बैंक। तो CET1 होता है दोस्तों 5.5%। ठीक है, सॉरी 6.53%। यहाँ पे किस केस में बताना है रेशियो। तो CET1 रेशियो कैसे निकालते हैं, तो CET1 का जो वैल्यू आया है उसे नॉमिनेटर में लिख दीजिए, RWA को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। CET1 हमारा अपना निकला है 13,065 और RWA दे रखा है 2 लाख। तो 13,065 2 लाख का कितना परसेंटेज है, तो आपको मिलेगा 6.53%। तो आपको समझ में आया कैसे 6.53 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ द बैंक। तो CER कितना होगा बैंक का। तो दोस्तों CER का फॉर्मूला तो पता है, कैपिटल फंड को नॉमिनेटर में, टोटल RWA को डिनोमिनेटर में इंटू 100। तो कैपिटल फंड अपना निकला है 22,065, RWA अपना निकला है 2 लाख। तो 22,065 2 लाख का कितना परसेंट है, तो वो है अपना 11.03%। आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों। मिनिमम CET1 जो होता है वो होता है 5.5। देख सकते हैं अपना जो CET1 है वो 6.53 है, उससे ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। टायर 1 का मैक्सिमम वैल्यू 7 है और टोटल कैपिटल जो है वो 9% होता है। ये सब डाटा को हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के हर एक यूनिट वाइज MCQs यदि आप चाह रहे हैं BFM के हर एक टॉपिक का, तो जितना लाइक करेंगे वो मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैपिटल ऑफ अ बैंक। किसी बैंक के कैपिटल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टायर्स अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्वालिफाइंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी, फॉर सुपरवाइजरी पर्पस कैपिटल फंड हैज 2 कैटेगरी। ऑप्शन सी, द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कैपिटल विद अ बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ टायर 1 कैपिटल फंड। ऑप्शन डी, द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कैपिटल विद बैंक इज टायर 2 कैपिटल फंड। तो बताइए ऑप्शन डी गलत है। हाइएस्ट क्वालिटी कैपिटल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, टायर 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एज पर बेसल 3 जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व आर इंक्लूडेड इन टायर 2 कैपिटल मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये 1.25% होता है किसका, तो RWA का, चाहे वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच हो या IRB अप्रोच हो। तो देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जनरल प्रोविजन एंड रिजर्व है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1.25% ऑफ RWA है, चाहे वो कोई सा भी अप्रोच हो, IRB लें या आप स्टैंडर्डाइज लें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट लिखा गया है रिगार्डिंग बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए, मिनिमम टायर 1 कैपिटल शुड बी 8%। ऑप्शन बी, टायर 2 कैपिटल शुड बी मैक्सिमम 2%। ऑप्शन सी, मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो शुड बी 9%। ऑप्शन डी, मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर रेशियो शुड बी 11.5%। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि टायर 1 का जो मिनिमम है वो 7% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फिर से मैंने लिख दिया है CET1 मिनिमम 5.5, टायर 1 मिनिमम 7 और टोटल कैपिटल 9। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री कैपिटल एज पार्ट ऑफ बेसल 2 का रिकमेंडेशन। तो सप्लीमेंट्री कैपिटल में क्या आता है बताइए, टायर 2 कैपिटल आता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोर कैपिटल में क्या आता है, तो कोर कैपिटल में अपना टायर 1 कैपिटल आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बेसिकली एक हमारा केस स्टडी है कि किसी यूनिवर्सल बैंक के पास से कुछ डाटा दिया गया है उसके बिजनेस से रिलेटेड। CET1 रेशियो दे रखा है 85। ठीक है, टायर 1 रेशियो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर दे रखा है 25। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ PNCPS 35, एलिजिबल PNCPS फॉर 81 दे रखा है हमें 21.25, एलिजिबल टायर 1 कैपिटल दे रखा है 106.25। ये सभी डाटा करोड़ में है दोस्तों।
टायर 2 कैपिटल अवेलेबल दे रखा है 25, टायर 2 कैपिटल एलिजिबिलिटी दे रखा है 28.33, एक्सिस पीएनसीपीएस एलिजिबल फॉर टायर 2 कैपिटल 3.33, टोटल एलिजिबल कैपिटल 134.58, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क वेट एसेट 1200 और मार्केट रिस्क वेट एसेट दे रखा है 100। तो ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दी गई है। आपको निकालना है कि मिनिमम CET1 कितना है ताकि आप लोग मार्केट रिस्क को सपोर्ट कर सकें, और मैक्सिमम टायर 2 कितना होगा ताकि मार्केट रिस्क को सपोर्ट कर सकें। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बताइए क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क तीनों का RWA कितना है? तो 1200 है और 100 है, तो 1300 टोटल। ठीक है। मिनिमम CET1 टू सपोर्ट क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क, तो वो कैसे निकालेंगे? तो क्या कीजिएगा आप कि 1200 को 5.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 5.5 क्या है दोस्तों? तो 5.5 मैंने बताया था आप लोगों को। तो 5.5 बेसिकली क्या है, मैंने बताया था कि मिनिमम CET1 का परसेंटेज है 5.5%। तो इसीलिए हम लोगों ने 5.5% निकाल रहे हैं 1200 का। ठीक है। तो 1200 का 5.5% यदि आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 66। ठीक है। और चूँकि क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क की है तो इसीलिए हम लोगों ने, देखिए ये CET1 बेसिकली अपना कैपिटल है। ठीक है। आप क्या करते हैं, RWA को CAR से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कैपिटल ही तो मिलता है। तो CET1 मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ऑपरेशनल और क्रेडिट रिस्क का RWA है कितना, 1200 है, तो 1200 का 5.5% निकाल लीजिए। कितना मिलेगा आपको? 66। तो 66 जो है वो अपना मिनिमम CET1 है। अब मैक्सिमम AT1 कितना होगा विद इन टायर 1 कैपिटल? तो वो होता है हमारा 1.5। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1200 का 1.5 कितना होगा परसेंट? 18। मैक्सिमम टायर 2 कैपिटल क्या होगा जो कि क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क को मेंटेन करने के लिए होता है? वो होता है अपना 2%। तो 1200 का 2% होगा 24। तो दोस्तों टोटल कैपिटल बेसिकली 3 चीज़ का कंपोनेंट होता है। टोटल कैपिटल निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? पहले हमें CET1 चाहिए, उसके बाद हमें AT1 चाहिए और उसके बाद हमें T2 चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों निकाल लिया। पहला निकला हमारा 66, दूसरा निकला अपना 18 और तीसरा निकला अपना 24। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल कैपिटल निकल जाएगा क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क के लिए कितना? 108। ठीक है। अब जरा मार्केट रिस्क पे आते हैं। तो हम लोगों ने आधा काम कर लिया, हम लोगों ने क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क का टोटल कैपिटल निकाल लिया। अब जरा मार्केट रिस्क पे आते हैं। तो मार्केट रिस्क के लिए मिनिमम CET1 कितना चाहिए? तो बहुत सिंपल है, 85 अपना क्या निकला है? 85 जो है अपना टोटल मार्केट, देखिए क्वेश्चन में आप जब पढ़िए तो 85 आपको दे रखा है CET1 रेशियो। ठीक है। उसमें से 85 में से 66 कौन ले लिया? क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क वाला ले लिया। तो बचा कितना? 85 माइनस 66 यानी कि 19। तो ये 19 किसके लिए है? तो दोस्तों ये 19 है अपने मार्केट रिस्क के लिए। ठीक है। अब जरा 81 निकालते हैं। तो 81 निकालने के लिए वही फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन में 81 दे रखा है कितना? 21.25। उसमें से आप घटा दीजिए कितना? उसमें से आप 8 घटा दीजिए, क्योंकि 8.325 घटा दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 3.25। फिर मैक्सिमम T2 कैपिटल के लिए क्या कीजिएगा? 28.33 में से 24 घटा दीजिए। ये सब 24 क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट था, तो आपको मिल जाएगा 4.33। तो टोटल कैपिटल के लिए क्या कीजिए? सभी को जोड़ दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.58। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कैसे हम लोगों ने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एलिजिबल पोर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट डेब्ट दैट क्वालिफाइड फॉर टायर 2 मे नॉट एक्सीड 50% टोटल टायर 2 कैपिटल, 100% ऑफ टायर 1 कैपिटल, 50% ऑफ टायर 1 कैपिटल, 100% ऑफ अपर टायर 2 कैपिटल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 100% ऑफ टायर 1 कैपिटल। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टायर 2 एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम 100% हो सकते हैं टायर 1 एलिमेंट का। तो यदि मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया और टायर 2 भी निकाला, टायर 1 भी निकाला, टायर 2 मान लीजिए कि टायर 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका मतलब आंसर गलत है। ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, एक्सेस प्रोविजन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी देन द एक्सेस अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्स will also be eligible for inclusion under Tier 2 capital with an overall ceiling of dash of total risk-weighted asset as prescribed for general provision loss reserve 25%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 25%। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, पहला ऑप्शन है 1.25%, दूसरा है 2.25%, तीसरा है 3.25%, चौथा है 1.75%। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 1.25%। ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सीलिंग जो है जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व के लिए कितना है? 1.25% ऑफ टोटल RWA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एज पर बेसल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कॉमन इक्विटी कंपोनेंट ऑफ टायर 1? पहला का रहा है कॉमन शेयर, दूसरा का रहा है स्टॉक सरप्लस, तीसरा का रहा है स्टैट्यूटरी रिजर्व, चौथा का रहा है कैपिटल रिजर्व, पांचवा का रहा है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन ए का रहा है 1 to 5 ऑल, बी का रहा है 1 to 4 ऑल, सी का रहा है 1 4 and 5 ओनली, डी का रहा है 1 2 and 3। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी हमारे कॉमन इक्विटी टायर 1 के कैपिटल के पार्ट हैं। तो 1 to 5 ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बेसल इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया?
मिनिमम CET1 शुड बी 5.5%, कैपिटल कंजर्वेशन बफर शुड बी 2.5%, मिनिमम AT1 शुड बी 1.5%, मैक्सिमम CET1 प्लस CCB शुड बी 7%। बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता चुका है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपर टायर 2 कैपिटल के लिए क्वालिफाई नहीं होता है? PCPS, RNCPS, PNCPS, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पता है जो PNCPS है वो टायर 1 कैपिटल का पार्ट है, तो टायर 2 में तो आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम CET1 अदर बेसल 3 इज। तो मिनिमम CET1 कितना होता है? 5.5% होता है। व्हाट आर द आइटम टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टायर 1 कैपिटल? तो इनमें से कौन सा आइटम है जिसे हम लोग टायर 1 कैपिटल से डिडक्ट करना होगा? तो टायर 1 कैपिटल ऑप्शन ए करा, इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस इन द करंट पीरियड एंड दोज बाउट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टायर 1 कैपिटल। बी गुडविल, सी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, डी अदर इंटेंजिबल एसेट, ई ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई, यही यानी कि ये सभी के सभी हम लोग टायर 1 कैपिटल से क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर? ऑप्शन ए, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रेगुलेटरी कैपिटल। ऑप्शन बी, डिडक्शन ऑफ securitization exposure from tier 1 must be 50%, reduction of securitization exposure from tier 2 must be 50%, D all the above। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल द अबव। तो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें डिडक्ट करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है? क्रेडिट एनहांसमेंट पर्टेनिंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एसेट। ठीक है, तो देखिए डिडक्शन जो है वो टायर 1 से भी 50% होगा और टायर 2 से भी 50% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इज इंक्लूडेड इन। ये किस में इंक्लूड किया गया है? कॉमन CET1 में, टायर 2 में, AT1 में? बताइए। तो दोस्तों ये हमारा इंक्लूड किया गया है CET1 में, और डिस्काउंट कितना होता है? 25% डिस्काउंट पे। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, आपको याद होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बेस्ड है अपना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन का सेट आज का। टोटल हम लोग 34 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अपने BFM के मॉड्यूल डी के यूनिट 1 के MCQ पार्ट में। होपफुली लेसन आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि अगला जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 22, 23 या और भी जो डिफरेंट यूनिट है उसके वीडियो में लाऊं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और भी CIB एस्पिरेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।